आज का जो मौजू है वो है वैक्सीनेशन के ऊपर रिलेटेड टू कोविड-19, जो अभी डिज़ीज़ कोविड-19 है उसके बारे में कि इसके ऊपर बात करने की क्यों ज़रूरत है। जो वैक्सीनेशन की बात अभी हो रही है और वैक्सीन कहा जा रहा है कि 2021 में आ ही जाएगा, तो कितना रिलायबल है ये और कितने एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। तो इस पे बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आपने सुना होगा पहले भी कि ICMR ने कहा था कि 15 अगस्त को हम एक वैक्सीन लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में। जब हमने देखा फिर 15 अगस्त को कोई वैक्सीन आया ही नहीं, और कहा जाता है कि एट द एंड ऑफ ईयर एक वैक्सीन आएगा। जैसे अभी काफ़ी बात हो रही है ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन जो एस्ट्राजेनिका के साथ वो बना रहे हैं, और क्लिनिकल थर्ड फेज़ में अभी उसको रोक दिया गया है बिकॉज़ कुछ उसके अभी जो कॉन्सिक्वेंसेस आए जिनको वैक्सीन मिला है, तो उसमें काफ़ी फेटल डिजीज़ उनमें आई है जो उसके पार्टिसिपेंट्स थे। तो इस पे बात करने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत है हमारे पास, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन से क्या निकल के आ रहा है जो हमारे लिए यूज़फुल है, तो उसको जानना ज़रूरी है। तो वरना क्या होता है कि वही कि जैसे मिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा जो भी है आपके पास इतना ज़्यादा होगा कि आपको मतलब हर एक को समझ ही नहीं आ रहा है फिर कि ट्रूथ क्या है। तो सबसे ज़्यादा फिर उसमें डेंजर यही है कि ये नहीं है कि लाइज़ हमको पता चलते हैं, हमको ये भी नहीं पता चलता कि ट्रूथ क्या है और उसको कैसे हम अलग कर सकें लाइज़ जो भी है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैं टीबी पे काम कर रहा हूँ, तो टीबी के लिए भी एक वैक्सीन है, जैसे BCG हर एक बच्चे को दिया जाता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। तो सिमिलरली ऐसी कुछ और डिजीज़ है, जैसे HIV ले लीजिए आप, इतने सालों से प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में भी, और दूसरे कुछ डिजीज़ ऐसे जिनके लिए वैक्सीन्स है, और कुछ डिजीज़ है जिनमें वैक्सीन है लेकिन वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं है। और जो कोविड का वैक्सीन आ रहा है जिस पे काफ़ी होप है लोगों को, तो वो कितना इफ़ेक्टिव रहेगा उस पर जानना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि कहीं ये कल ना हो जाए कि जब वैक्सीन आए और आपको कहा जाए कि अरे इसमें तो ये इश्यूज़ थे, और तब लोग काफ़ी स्केप्टिकल हो जाए इसके बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी है इसके बारे में वो है कि हमें जानना है कि जो भी CDC वगैरह USA में है, जो ये FDA वगैरह जो अप्रूव करते हैं वैक्सीन्स को, मान के चलिए कि कल वैक्सीन आ भी जाए मार्केट में, तो वो किन को मिलेगा पहले। तो उसके लिए एक पॉलिसी बनेगी इंडिया में। जैसे मान के चलिए अभी FDC कह रहा है कि अगर 50% भी इफ़ेक्टिव वैक्सीन होगा, यानी 50% चांसेस है कि ये इफ़ेक्टिव होगा, यानी प्लेसिबो से इन कंपैरिजन टू प्लेसिबो, तो तब क्या होगा उस सिचुएशन में 50%। जबकि काफ़ी जैसे फॉसी वगैरह काफ़ी वेल नोन इन्फेक्शन डिजीज़ रिलेटेड एक एक्सपर्ट है, तो वो कह रहे हैं कि 75 से ऊपर जिसकी एफिशिएंसी होगी वही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा सोसाइटी में हमारे वैक्सीन रिलेटेड टू कोविड। तो अगर मान के चलिए 50% पे हम रख लेते हैं कि कोई वैक्सीन है 50% इफेक्टिव है और उसको अप्रूवल मिल जाती है, तो फिर क्या सिनेरियो रहेगा और कितने वैक्सीन्स चाहिए हम लोगों को। तो मान के चलिए 7 बिलियन पॉपुलेशन है और इंडिया में अभी 1365 मिलियन लोग हैं, तो इंडिया ही खाली प्रोड्यूस कर पाएगा 2 से 4, कह रहे हैं कि कैपेसिटी इंडिया में 2 से 4 बिलियन वैक्सीन्स की होगी, और वो तो एकदम से तैयार नहीं होंगे। कम से कम 2021 के एंड पे इतने 2 to 4 बिलियन कहा जाता है कि वैक्सीन्स प्रोड्यूस होंगे, तो पहले किन को मिलेगा। तो पॉलिसीज़ बनेंगी, जैसे USA में पॉलिसी बनी है कि वैक्सीन्स जो है अगर इफ़ेक्टिव होंगे तो सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलेगा, और उसके बाद कहा जाता है कि इंडिया में उसके बाद किसको दिया जाएगा, तो कहा जाता है कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं उनको दिया जाएगा। तो वो हटा के फिर कौन रहता है, तब जाके ये मास पॉपुलेशन लेवल पे दिया जाएगा। तो ये तो एक बात है। दूसरा ये है कि अगर इफ़ेक्टिव होगा भी तो उसके और रिलेटेड क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हमें जानने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये वैक्सीन होगा, अगर किसी को दिया जाएगा वैक्सीन, तो ये प्रिवेंट तो डिज़ीज़ कर पाएगा। सपोज़ कि ये प्रिवेंटिव है कि ये प्रिवेंट कर रहा है कि डिज़ीज़ ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये वैक्सीन तो प्रिवेंट कर रहा है डिज़ीज़, लेकिन ये रोक नहीं रहा है इन्फेक्शसनेस जो वायरस की है, यानी ये बाकी लोगों तक पहुंच जाएगी तब भी ये डिज़ीज़ है। जैसे कि अपर नेज़ल जो है हमारी, वहाँ पे ये तब भी पल सकता है ये वायरस। यानी अगर आपको डिज़ीज़ ना होगी लेकिन आप फिर भी इन्फेक्शस हो, दूसरों लोगों तक पहुँचा दोगे ये। दूसरी ये है कि
आपने सुना होगा कि यूएसए में काफ़ी बड़ी ये इशू, अभी काफ़ी बड़ा इशू ये है कि मीज़ल्स को लेकर के काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमें तो वैक्सीन करना ही नहीं है। और वहाँ पे ये भी है कि वल्नरेबल पॉपुलेशन में वहाँ पे ब्लैक्स भी आते हैं, क्योंकि उनको 3 टाइम्स ज़्यादा इफेक्ट हुआ है कोविड की वजह से। तो सिमिलरली अगर इंडिया में कहा जाएगा कि वल्नरेबल कौन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनॉरिटीज़ काफ़ी वल्नरेबल है, जो काफ़ी लोअर सोशो इकोनॉमिक कैटेगरीज में आएंगे। सपोज उसमें मुस्लिम्स भी आएंगे। तो जब उनको कहा जाएगा कि तुम लोगों को पहले दिया जाएगा, क्या वो स्केप्टिकल तो नहीं हो जाएंगे कि हमें नहीं करना है? तो वो भी बड़ा एक मसला होगा, क्योंकि वैक्सीन ही खाली एक ऐसी चीज़ है जो हर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर पाएगा। हर्ड इम्यूनिटी मतलब एक प्रोपोर्शन होगा लोगों का जिनको या तो नेचुरली या तो इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, यानी वैक्सीन के ज़रिए जो इम्यूनिटी मिलेगी तब जाके वो दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी है कि इम्यूनाइजेशन के ज़रिए से वैक्सीन को लाया जाए ताकि हर्ड इम्यूनिटी पे हम पहुँच जाए। और हर्ड इम्यूनिटी का अभी भी कुछ खास पता नहीं है कि हर्ड इम्यूनिटी कहाँ पे है, थ्रेशोल्ड क्या है। काफ़ी लोग कह रहे हैं 50%, काफ़ी इवन ये भी कह रहे हैं कि 30% पे ही आएगा, काफ़ी कह रहे हैं कि 70% से अबव है। तो काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ है इसमें। तो यही कह रहा हूँ कि जब ये वैक्सीन अगर प्रिवेंटिव भी होगा, लेकिन ये क्या एक वायरस को कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आपको तो डिजीज़ नहीं हुई होगी जिसको वैक्सीन मिलेगा, लेकिन वो फिर भी इन्फेक्शस है, वो दूसरे लोगों को पहुँच जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन आपके ऊपर नेज़ल ट्रैक्ट में रहेगा, वहाँ पे वो डेवलप होगा, फिर दूसरे लोगों को हो जाएगा। और काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, जैसे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको तो नहीं मिलेगा तुरंत। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स वगैरह होंगे, उनको भी वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, तो वो तो काफ़ी वल्नरेबल रहेंगे उस सिनेरियो में। और एक चीज़ है कि जैसे एडल्ट्स को अगर आप वैक्सीन दोगे तो उतना रेस्पॉन्स वो नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, उनमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाता है एज़ कम्पेयर टू यंग। तो इसलिए उनको एडजुवेंट्स बोलते हैं, उनको वो एडजुवेंट्स देने पड़ेंगे। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन कल आएगा, और जैसे काफ़ी एक्सपर्ट्स फील्ड में कहते हैं कि कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं है जितना वैक्सीनेशन, कि कब कहाँ इस्तेमाल करना है वो इम्पॉर्टेंट है। इन वैक्सीनेशन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही होता है कि कैसे आप इसको जुडिशियसली इस्तेमाल कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे जिसमें वैक्सीन आता है वाइल, तो कहा जाता है कि काफ़ी लो टेम्परेचर्स पे रखना पड़ेगा इनको, 2 to 8 डिग्रीज़ में। और जो इसका वो ग्लास आता है उसमें वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होना चाहिए ताकि वो उसमें प्रोटेक्ट हो सके ढंग से। तो ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जब ये मास लेवल पे आएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर सबको ही एकदम मिलेगा। तो ग्रेडेड मैनर में सबको, जिसको बोलते हैं कि ग्रेडेड मैनर में सबको मिलेगा शायद, अगर देंगे तो। और अगर 21 से पहले ये आया तो। और सब दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि जो मैंने कहा अभी कि इसमें एक तो है कि वैक्सीन रिलेटेड जो भी होगा स्केप्टिक्स के हमें नहीं वैक्सीन करना। जैसे मीज़ल्स को लेके यूएसए में काफ़ी है कि हम वैक्सीन नहीं करेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन से काफ़ी और डिजीज़ होती हैं, तो वो कैसे दूर करेंगे वो एक बड़ा मतलब मसला होगा। इंडिया में पता नहीं मुझे कितना वो सेटबैक होगा टुवर्ड्स दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम। दूसरा ये कि क्या ये वैक्सीन जो आएगा, जिसको काफ़ी होप है कि इसी की वजह से हम हर्ड इम्यूनिटी एक्वायर करेंगे, कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा कि नहीं। जैसे मैं टीबी पे काम करता हूँ, बीसीजी दिया जाता है तो 6 साल 8 साल वहाँ तक ही प्रोवाइड कर पाता है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड। उसके बाद खुद और से हो जाती है टीबी काफ़ी लोगों को। सिमिलरली एचआईवी जो कि वायरस है सिमिलरली, और वायरस की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि म्यूटेशन, इसका एक नेचुरल कैरेक्टर है कि ये म्यूटेट होता है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि जो भी वैक्सीन बनेगा वो म्यूटेशन को काउंटर करेगा, और वो कितना करेगा एचआईवी को। तो एचआईवी के लिए इसीलिए वैक्सीन नहीं बन रही क्योंकि काफ़ी म्यूटेट हो चुका है वो तो एक बात है। दूसरी ये है कि जो वैक्सीन आएगा तो कितने प्रोपोर्शन जिनको हम देंगे और जो बाकी रहेंगे उनमें क्या रिस्पॉन्स होगा उसके बाद, क्योंकि हम देखते हैं कि री इन्फेक्शन का मसला आएगा फिर, कि अभी काफ़ी स्टडीज़ आई हैं जिसमें कहा जाता है कि इन्फेक्शन होगा। और दूसरा ये कि रिलेटेड जो कोरोना वायरस रिलेटेड मर्स सार्स वगैरह है, उनमें देखा गया है कि इम्यूनिटी 2 साल तक ही रहती है, उसके बाद री इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये सारी जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रहे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ओवर एंथुजियाज्म ना हो लोगों में कि, और ज़्यादा कुछ ऐसा हाइप करके क्रिएट ना किया जाए कि वैक्सीन ही एक सैल्वेशन पॉइंट है। और जो काफ़ी दूसरे नॉन फार्मास्यूटिकल या
नॉन वैक्सीन रिलेटेड इंटरवेंशन है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का है, हाइजीन्स वगैरह, ये फिर भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि बस वैक्सीन हुआ और उसके बाद ख़त्म सारा। ये सारी चीज़ें ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी डोल आउट होगा वैक्सीन का, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जान के ही रखें। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि कितना इफ़ेक्टिव रहेगा और डिफरेंट पॉपुलेशंस पे कैसा रहेगा और वायरस कितना म्यूटेट हो रहा है। तो इन चीज़ों पे बात करना मुझे लग रहा था कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।